नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। बिल्कुल, जहां हम बात करेंगे संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से जुड़ी खबरों की, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर दायर हुई अर्जी से जुड़ा अपडेट भी आपको बताएंगे और ईरान की चेतावनी के क्या है मायने, जानेंगे इस बारे में भी। और इसके साथ साथ प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि आज समाचार पत्रों में बजट के रंग किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, कैसे ये आम बजट आत्मनिर्भर होते भारत को रफ्तार देगा और खेल जगत में क्या है हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत, फिट करेंगे इस पर भी बात। तकनीक की दुनिया में आपको लिए चलेंगे टेकटॉक के जरिए और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉच के जरिए आपको रूबरू कराएंगे दुनिया भर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। तमाम खबरें आपके लिए होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे चर्चा का प्रस्ताव। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 दिन की यात्रा पर आज शाम पहुंचेंगी भुवनेश्वर। कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से करेगा मुलाकात। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर दायर की अर्जी। ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बातचीत पर जोर। खामनेई ने कहा था, अमेरिका का कोई भी हमला भड़का देगा क्षेत्रीय संघर्ष। और पाकिस्तान के चुनिंदा मैच खेलने के फैसले को आईसीसी ने बताया वैश्विक खेल प्रतियोगिता की मूल भावना के विपरीत। कहा, पीसीबी की आधिकारिक सूचना का इंतजार। और आइए सबसे पहले बात करते हैं संसद के बजट सत्र को लेकर। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि भाजपा सदस्य तेजस्वी सूर्या इसका समर्थन करेंगे। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई थी और इसके बाद 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई। वहीं कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। और इसके अलावा बात करें राज्यसभा की, तो यहां भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी। भाजपा के सी सदानंदन मास्टर ये प्रस्ताव पेश करेंगे और उनकी पार्टी के सदस्य मेधा विश्राम कुलकर्णी इसका समर्थन करेंगी। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बजट को देश के सर्वांगीण विकास, हाशिए पर पड़े समुदायों और सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने वाले इस तरह का बताया है। हमारे सहयोगी कुमार आलोक से बात करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस बजट में गरीबी उन्मूलन और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक जैसे वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और आजीविका पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट पेश होने के बाद आपने देखा कि तमाम जो सेक्टर्स हैं वहाँ तरह तरह की रियायतें दी गई। प्रगतिशील बजट है। हमारे साथ मंत्री महोदय, आप क्या कहना चाहेंगे? ये रोजगार सृजन को बढ़ाने वाला है, उत्पादकता को बढ़ाने वाला है, जिससे इन सभी वर्गों को, चाहे वो हमारे एसटी के हों, एससी के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे हमारे किसान हो, मजदूर हों, इन सब की जहाँ आय क्षमताओं में सृजन करेगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दिव्यांग कौशल योजना की बात की गई है, तो इसमें कितना बजट दिया गया? इस योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देने की जो बात की गई है, हम इसको प्रशिक्षण देने के साथ ही साथ केवल उतना स्थान तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि प्रशिक्षण के उपरांत वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो दिव्यांगता वित्त विकास निगम से उनको कम ब्याज की दर पर उनको लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को, तो उसके लिए विभाग के द्वारा एक दिव्य कला मेला योजना प्रारंभ की गई है। सामाजिक न्याय के तहत जिस तरीके से सर एससी और एसटी के छात्रों को वजीफे दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, तो उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की गई है सर? अनुसूचित जाति के जो हमारे छात्र हैं, फिर हमारे जो सफाई कर्मचारी परिवारों के जो हमारे छात्र हैं और हमारे जो दिव्यांग छात्र हैं,
इन सभी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना के साथ ही साथ फेलोशिप की योजना और उनको विदेशों में पढ़ाई के लिए नेशनल ओवरसीज़ के लिए जाना है तो नेशनल ओवरसीज़ की स्कॉलरशिप की योजना भी इनके लिए बनाई गई है। वीरेंद्र सर का कहना है कि ये बजट समावेशी है जो सभी वर्गों के लिए लाभदायक है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आरोप, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं एनडीए की प्रमुख साझेदार दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने बजट पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में शांभवी चौधरी ने कहा कि ये बजट आईना है युवाओं और महिलाओं के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने शांभवी चौधरी से विशेष बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं बजट पर बात करने के लिए। शांभवी, आप महिला भी हैं और युवा भी हैं, कितनी संभावनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इस बजट में? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला और युवा को फोकस बताते हुए अपना एक नया एमवाई समीकरण बनाया है और उस समीकरण के लिए वो लगातार काम करते आ रहे हैं। ये बजट एक आईना है कि कैसे महिला और युवा के लिए संस्थान के द्वारा अलग अलग संस्थानों के निर्माण के माध्यम से अलग अलग तरीके से रोजगार के अवसर क्रिएट किए जा रहे हैं, उनको ट्रेन करने का काम किया जा रहा है। वो टेक्सटाइल हो, वो कंटेंट क्रिएशन हो, वो स्टेम की पढ़ाई हो, वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य हो, सब में युवाओं को और महिलाओं को आगे किया जा रहा है। क्या लगता है कि यह जो बजट है यह विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसमें यह मील का पत्थर साबित होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और ये उनके नेतृत्व का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ही फल है कि आज हम लोग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे। तो आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत हैं। अब हम लोग युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करेंगे और समाज के हर कोने के लिए जो है वो काम चल रहा है। वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो गरीब हो, कोई भी आप प्रोफेशन लीजिए, उस प्रोफेशन को रिकग्नाइज करके उसके लिए काम किया जा रहा है। आज पहली बार कंटेंट क्रिएशन को बाकायदा एक प्रोफेशन की तरह रिकग्नाइज करके उनके लिए बहुत सारे प्रावधान क्रिएट किए गए हैं बजट में। इस बजट में आप कह सकते हैं मेंटल हेल्थ को पहली बार किसी बजट में फोकस बना के मेंटल हेल्थ के लिए चर्चा होना शुरू हुआ है। एम्स बनाने के आयुर्वेदिक, हमारे जो भारत का आप कह सकते हैं इतिहास रहा है आयुर्वेदिक का, उसको आगे लेकर के चलने का काम हो रहा है। तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ी, हमारा इतिहास आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ऐसे ही विकसित भारत और विकसित बिहार का भी निर्माण होगा। शुक्रिया। विकसित भारत और विकसित जो देश है वो बन सकेगा इस बजट से, ये कहना है शांभवी चौधरी का। कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो विकसित भारत का जो निर्माण है वो किस तरीके से हो सकता है उसकी बानगी इस बजट में है और संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश होते देखना 30 युवाओं के लिए किसी सपने के साकार होने से जैसा ही वो नजर आया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए इन 30 युवाओं ने बजट प्रस्तुति देखने के बाद वित्त मंत्री के साथ विस्तृत संवाद भी किया। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने इनमें से कुछ युवाओं से बातचीत की और उनके अनुभव को भी जाना। मेरे साथ कुछ युवा हैं जिन्होंने आज संसद में देखा किस तरह से बजट पेश किया जाता है और उन्होंने शाम को वित्त मंत्री के साथ एक लंबी बातचीत भी की। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह का आज का दिन रहा, पहले संसद और फिर वित्त मंत्री के साथ बातचीत। हमारी बातचीत फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हुई तो जब हमने उन्हें एज अ पर्सन देखा तो हमने देखा कि उनके साथ बात करना, उनके साथ कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत इजी था। जहाँ तक बात आज के बजट की है तो बजट में बहुत कुछ युवा के लिए था। मुझे युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ लगी आज के बजट में वो था कि गर्ल्स हॉस्टल्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगी। यंग जनरेशन के लिए मैम ने वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिया है। हम दूर बैठकर बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं सरकार, कुछ तो नहीं करते। यहाँ आकर पता चलता है कितना कुछ कर रहा है सरकार, जो हमें नहीं पता वो जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है वो यहाँ के पता चला और ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो ये युवा हमेशा याद रखेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और संसदीय कार्रवाई से जुड़ी हुई और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ चर्चा की शुरुआत होनी है। क्या माना जाए, चर्चा की शुरुआत हो पाएगी या फिर विपक्ष भी अपने किसी तय एजेंडे के साथ आज सदन में पहुंचेगा? देखिए, विपक्ष तो कल भी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया 9वीं बार एक महिला के तौर पर
सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो निर्मला सीतारमण के नाम हो गया है। और उस बजट को पेश किए जाने के बाद भी विपक्ष का रवैया नकारात्मक दिखाई पड़ रहा था और विपक्ष इसे खाली डब्बा बता रहा था या फिर किसी काम का बजट नहीं है ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने इसकी पुरजोर जो है वो मजम्मत की है, पुरजोर उसका विरोध किया और कहा कि नहीं, यह बजट जो है एक समावेशी बजट है। आज निश्चित तौर पर संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो लिस्टेड है, सूचीबद्ध है और इस चर्चा को शुरू कराया जाएगा। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सर्बानंद सोनोवाल इस मोशन को लेकर आएंगे और उसे सेकंड करेंगे तेजस्वी सूर्या, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और उसी तरह अगर हम देखें तो राज्यसभा में भी यह प्रश्नकाल, और सबसे पहले तो वहां 0 आवर होता है, 0 आवर के बाद प्रश्नकाल, और ये उम्मीद की जा सकती है कि भोजन अवकाश के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा राज्यसभा में भी शुरू कराने की कोशिश कराई जाएगी। विपक्ष के द्वारा हंगामा करने की परंपरा देखी जाती रही है पिछले 1 दशक से। अगर हम देखें तो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी लगातार हंगामा बरपाते रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो संपूर्ण सत्ता और विपक्ष दोनों की एक पूंजी होती है, जिस पर विपक्ष अपनी बात कह सकता है, सत्ता पक्ष को घेर सकता है। अगर विपक्ष के लोग हंगामा करते हैं तो वो चूकेंगे। सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि चर्चा को आगे बढ़ाई जाए और 2 दिनों के मैराथन चर्चा के बाद जो परंपरा रही है कि पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री इस चर्चा का खुद जवाब देते हैं, तो तमाम लोगों की नजरें आज टिकी रहेंगी कि क्या कुछ विपक्ष का रवैया होता है। लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि चर्चा शुरू हो जाएगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ताकि इसे 2 दिनों तक मैराथन चर्चा के बाद फिर प्रधानमंत्री इसका रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल राजेश, और खासतौर से देखना तो ये होगा कि किस तरह की जो चर्चा होगी, हम कह सकते हैं सार्थक चर्चा की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था, तेजस्वी सूर्या से आपने बातचीत की थी, तो उनका भी यही कहना था कि विपक्ष जो है पहले से एक एजेंडे को लेकर चलता है। आज की अगर बात की जाए तब भी वही स्थिति नजर आएगी, जो कल बीत गया उसकी बात करें तब भी वही स्थिति। लेकिन विकास को लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष उस पर बात नहीं करना चाहता। देखिए, निश्चित तौर पर मुकुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष जो है वो शोर शराबा हंगामा करता हुआ नजर आया है, जो बिल्कुल भारतीय जो हमारा लोकतंत्र है, जो कहा जाता है कि दुनिया भर के मुल्कों में भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है, जहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर कई मर्तबा काम करते रहे हैं और कई मर्तबा विधायी कार्यों को आगे बढ़ाते रहे हैं। इसके बावजूद आपने देखा कि विपक्ष ने जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला। ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वैसे सदस्य जो पहली बार चुनकर आते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं असंतोष का भाव भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो हर हाल में चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले, ताकि वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। संसदीय क्षेत्र से जहां से वो चुनकर आते हैं, वहां से 15-18 लाख जनता जो है उन्हें चुनकर भेजती है मत देकर। तो जो देश की जनता चुनकर उन्हें भेजती है, वो हर हाल में चाहती है कि उनकी उम्मीदों पर हमारा सांसद खड़ा उतरे और हमारा सांसद अपनी बातों को मजबूती से रखे, हमारे संसदीय क्षेत्र की जो बात है उसको वहां पर उठाने की कोशिश करे। लेकिन जब विपक्ष हंगामा करता है तो वैसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं रोष का भाव होता है कि वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करा लेंगे, और धन्यवाद प्रस्ताव पर जब प्रधानमंत्री रिप्लाई करेंगे तो उस दौरान भी आपने देखा है कि बहुत सारे मौके पर जब प्रधानमंत्री खुद रिप्लाई करते हैं तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। विपक्ष जो है उनको बीच में व्यवधान डालने की कोशिश करता है। यह संसदीय लोकतंत्र की जो हमारी मर्यादा है, उस मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए सांसदों को अपने आचरण को मजबूत करना चाहिए, और जो हमारे दुनिया भर के मुल्क में जो भारतीय लोकतंत्र की चर्चा होती है, सबसे विशाल लोकतंत्र की चर्चा होती है, उस लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि आज संसद के दोनों सदनों में जब कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष का रवैया किस तरह से रहता है। क्या संसदीय परंपरा के अनुकूल रहते हुए वो अपना विपक्ष दर्ज करवाता है या फिर अपनी बात रखता है, या फिर सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आज सदन की कार्रवाई संचालित होती है। नया सवेरा में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 राज्यों ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के पहले चरण में आज शाम वे भुवनेश्वर पहुंचेंगी। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, आदिवासी कल्याण, संस्कृति को बढ़ावा और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को भुवनेश्वर पहुंचेंगी और फिर 3 फरवरी को वो बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और विश्वविद्यालय के नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगी। 4 फरवरी को राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहेंगी और आदिवासी नेता भांजपीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके अलावा वो महुल दीहा के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं से भी बातचीत करने वाली हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन, भूमि पूजन भी करेंगी। इनमें सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में विकास कार्य, एक आर्चरी सेंटर, शहर के सौंदर्यीकरण और ड्रेनेज सुधार कार्य, विभिन्न कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजनाएं, MSCB विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी कैंपस शामिल हैं। ओडिशा दौरे के आखिरी दिन 6 फरवरी को राष्ट्रपति सिमलीपाल में आदिवासी समुदायों की महिलाओं और युवाओं से भी मुलाकात करेंगी और उसी दिन वे भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क की साझेदारी में आयोजित ब्लैक स्वान समिट इंडिया में भी शिरकत करेंगी। ओडिशा के दौरे के बाद राष्ट्रपति शनिवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम 2026 महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का समय दिया है। सीएम ममता बनर्जी नई दिल्ली में आज CEC ज्ञानेश कुमार के सामने अपना पक्ष रखेंगे और इस दौरान वो पश्चिम बंगाल में जारी SIR प्रक्रिया पर चर्चा कर सकती हैं। आयोग के साथ इस मुलाकात में ममता के साथ पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। हालांकि इस बैठक से पहले ममता सरकार SIR को चुनौती देते हुए निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दायर कर चुकी हैं। इस मामले पर सुनवाई होना अभी बाकी है। तो SIR को लेकर आज एक अहम मुलाकात जो है वो मानी जा रही है। ममता बनर्जी, हम देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनसे मुलाकात करेंगे। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जानना चाहेंगे आपसे, क्या माना जाए जिस तरह की परिस्थितियां हर किसी ने पश्चिम बंगाल में देखी हैं और जो वहां से निकल कर आया, साफ पता चल रहा था कि कौन क्या चाहता है और क्यों इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहता है, लेकिन आज की जो मुलाकात है क्या माना जाए? आज एक बार फिर से वही अपनी जो पुरानी कहानी है
पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां हुई, क्या वो बात रखने आएंगी ममता बनर्जी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से देश भर के विभिन्न राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया अन्य राज्यों में अभी शुरू होना बाकी है, जिस लिहाज से पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उसमें एसआईआर को लेकर दो पक्ष बन गए हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, जिसमें कि चुनाव आयोग को राज्य सरकार ने अपना पक्ष बना लिया है। यानी कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ पूरी तरीके से है और आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मसला कई बार आया, बार बार, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जब चुनाव आयोग का समर्थन किया कि भाई जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं और एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है और वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, उसके बाद जो कार्रवाई करने के जो अधिकार हैं चुनाव आयोग के पास हैं, तो कई बार ये टकराव देखने को मिला कि जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राज्य सरकारी, वो चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे हैं या चुनाव आयोग उनसे कार्रवाई कह रहा है और वो कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो राज्य सरकार वहां पर अड़ंगा लगा रही है। बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर पेचीदगियों में तब्दील हो गई। इस वजह से लगातार पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस के लोग पश्चिम बंगाल के मुद्दों को लेकर, एसआईआर के मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग के सामने मिलना चाह रहे थे। पूर्व में भी तो उनके नेता मिले हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी अब खुद चुनाव आयोग के समक्ष वार्ता करने वाली हैं और निश्चित तौर से आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इससे एक संवाद की प्रक्रिया का जन्म हो सकता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद चुनाव आयोग उनको समझा पाने में सक्षम हो पाए। ऐसी बातें हैं जो कि रखी जा सकती हैं आयोग की तरफ से, और हमने देखा है कि चुनाव आयोग के साथ जब जब हमारी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि जब हम अपना पक्ष रखते हैं और जो परिस्थितियों को रखा जाता है उस लिहाज से तमाम राजनीतिक दल हमारे सामने कुछ और कहते हैं, यानी कि वो सहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो विरोध करते हैं। तो जो चुनाव आयोग का उपयोग राजनीतिक कारणों से विरोध का कर दिया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक के बाद क्या होगा, ममता बनर्जी का क्या रुख रहेगा और वो किस तरीके से अब इस प्रक्रिया में आगे के दिनों में अपनी भूमिका निभाएंगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ऋषि, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, क्या उसमें कोई नाम सामने आ पाए हैं कि उनके साथ कौन लोग मुलाकात करेंगे? और दूसरी बात कि क्या सीधे सीधे पश्चिम बंगाल से जो दिल्ली का रुख ममता बनर्जी बार बार कर रही हैं, चाहे वो चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जा रही हो, क्या राजनीतिक माइलेज, राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरी कवायद की जा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई और एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जिस तरीके से जो कंप्लेंट्स का जो दौर होता है कि लोग कहें कि हमारा नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, इस तरीके की शिकायतें जीरो नहीं। चुनाव आयोग का यही दावा है कि जो वक्त आपत्तियों का है, शिकायतों का है, उस समय जब कोई व्यक्ति सामने नहीं है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। और ये आयोग ने 1 महीने का वक्त जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें आपत्तियां दर्ज कराने के लिए, शिकायतें दर्ज कराने के लिए पूरा 1 महीने का वक्त होता है और उसके बाद ही फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाता है। तो ऐसे में हमने बिहार में देख लिया है राजनीतिक मुद्दा ज्यादा था। इसी तरीके से ये अपने लोगों के बीच में जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है राजनीतिक दलों की, उनके बीच में एक डर का माहौल पैदा करना है ताकि वो लोग उनके साथ जुड़े। इस तरीके की राजनीतिक संकल्पनाएं एसआईआर को लेकर देखने को मिली हैं और तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर हमले होना ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हमने देखा है कि एक तरफ तो राजनीतिक दल उसी राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और उसी राजनीतिक प्रक्रिया को विरोध करते हैं। अगर उसी राजनीतिक प्रक्रिया से वो जीत दर्ज कर लेते हैं तो वो प्रक्रिया अच्छी मानी जाती है और अगर वो हार जाते हैं तो वो प्रक्रिया गलत हो जाती है। तो इसमें सियासत ज्यादा है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से डायरेक्शंस दिए हैं और कई बार आयोग से भी कहा है कि आप इसमें कुछ जो भी सुधार कर सकते हैं वो करिए, और चुनाव आयोग ने उन सब चीजों को सम्मिलित किया है। इसी तरीके से एक मिलजुल कर जो प्रयास है, जो पहला प्रयास है चुनाव आयोग का कि जो मतदाता सूची है उसको सही किया जाए। दूसरा काम होता है कि वो मतदान की प्रक्रिया है उसको सही से कराया जाए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो दायित्व संविधान में चुनाव आयोग को मिला है, उसमें यह जरूरी है कि जो मतदाता सूची हो वो शुद्ध हो और वही लोग मतदाता सूची में शामिल हो जो
एलिजिबल वोटर हैं। अब ये कैसे संभव है कि 18 वर्ष से पहले का कोई व्यक्ति अगर वोटर बन जाता है तो वो वोट डाल दे, या कोई भारत का नागरिक नहीं है वो वोट डाल दे? तो इससे जो एलिजिबल वोटर हैं उनके जो अधिकार हैं उनका भी हनन होता है। और आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो जो मतदाता सूची है शुद्ध करे और जो एलिजिबल वोटर हैं उनको ही वोट डालने का अधिकार मिल पाए। जी बिल्कुल, कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं। और इसी प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाते हुए फिलहाल चुनाव आयोग जो है पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुक करते अगली खबर का। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। ये सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव कल सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं मुकुल। जी बिल्कुल, खासतौर से क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज सुबह राज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सत्र की शुरुआत के बाद विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर उपराज्यपाल के अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का ये दूसरा बजट सत्र है जिसमें वो 6 फरवरी 2026 को आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। रमजान और ईद के चलते इस सत्र में 20 फरवरी से 26 मार्च तक 35 दिनों का लंबा अवकाश रहने वाला है। ये सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा और इसमें कुल 22 बैठकें प्रस्तावित हैं। और बात करते हैं प्रगति पहल को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। और इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाना और फिर उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और इस बैठकों के दौरान 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द ही पूरा भी कर लिया गया। प्रगति की पहल कैसे कर रही है कमाल, इसी पर हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850, विकास को गति। जी हाँ, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली प्रगति समीक्षा बैठकों ने जिस तरह बड़े और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई है, इसका एक बड़ा उदाहरण है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना फेज 2। बिल्कुल, ये वही परियोजना है जो कभी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और फंडिंग जैसी चुनौतियों में फंसी हुई थी, लेकिन प्रगति के तहत लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग हुई और इससे आज ये पूरी तरह से परिचालन में आ चुकी है। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 कुल 40.03 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है जो शहर के पूर्व पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है। लेकिन इस परियोजना की असली कहानी इसके ट्रैक या स्टेशनों से ज्यादा इसके मॉडल में छिपी है। वर्ष 2018 में प्रगति के तहत पहली समीक्षा के समय यह परियोजना करीब 25% ही पूरी हो पाई थी। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, यूटिलिटी शिफ्टिंग और फंडिंग जैसे कई अहम मुद्दे लंबे समय से अटके हुए थे। प्रगति के बाद गुजरात सरकार ने भूमि अधिग्रहण के जो हमारे लंबित मामले थे तथा जो हमारे प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के मामलों को प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया गया। प्रगति समीक्षा में प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत हुआ। जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास के मामलों में तेजी आई और फंडिंग से जुड़ी अड़चनें दूर की गईं। दिसंबर 2020 की प्रगति समीक्षा तक परियोजना की भौतिक प्रगति बढ़कर करीब 62% तक पहुंच गई। इसके बाद प्रशासनिक निर्णयों की रफ्तार और बढ़ी और काम में सुधार देखने को मिला। प्रगति की लगातार निगरानी का असर ये रहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक परियोजना की प्रगति 87% से अधिक हो गई और इसके बाद मेट्रो नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से जनता के लिए खोल दिया गया।
बेहतर अंतर एजेंसी समन्वय का सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि हमें जो भी काम में अड़चनें या दिक्कतें आ रही थी वो बाधाएं दूर हुई तथा हमारी जो भौतिक जो प्रगति थी परियोजना की उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। गुजरात मेट्रो फेज 1 की वित्तीय वर्ष 2019-20 में जहां हमारी भौतिक प्रगति 53% थी, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारी भौतिक प्रगति 88% तक पहुंच गई। अहमदाबाद मेट्रो ये दिखाता है कि जब बड़े प्रोजेक्ट्स की शीर्ष स्तर पर नियमित समीक्षा होती है तो जटिल चुनौतियां भी समय पर सुलझाई जा सकती हैं। जब हमें ये होता है किसी भी विभाग को और ये किसी परियोजना को कि प्रधानमंत्री जी स्वतः ही इसका पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उनके सिर्फ उस भाव से कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारे विभागों में सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर एक अलग से ऊर्जा आती है और एक अलग से उनका जो दिशा निर्देश का करके हम लोगों को बहुत एक मोटिवेशन मिलता है। प्रगति ने इस परियोजना को सिर्फ गति ही नहीं दी, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित किया। आज अहमदाबाद मेट्रो फेज 1 पूरी तरह परिचालन में है और प्रतिदिन करीब 1.5 लाख यात्री इसका लाभ उठा रहे हैं और इस संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है। ये परियोजना भारतीय रेल, हाई स्पीड रेल, BRTS और बस सेवाओं से जुड़कर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मजबूत उदाहरण बन चुकी है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। अरुणाचल प्रदेश की धरती पर बसंत आते ही प्रकृति के साथ साथ परंपराएं भी उत्सव में ढल जाती हैं। नया साल, नई फसल और नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है डोंगिन महोत्सव। ये महोत्सव आदि समुदाय की ऐसी सांस्कृतिक पहचान है जो उन्हें प्रकृति से सीधे जोड़ती है। तो आइए आपको दिखाते हैं डोंगिन के पारंपरिक रंग। अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी घाटियों में जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं और नदियां जीवन की लय गाती हैं, वहां आदिबोरी समुदाय हर साल एक ऐसे उत्सव का जश्न मनाता है जो न केवल नए साल की शुरुआत करता है बल्कि फसल की समृद्धि और सामुदायिक एकता का प्रतीक बनता है। यह है डोंगिन महोत्सव। डोंगिन एक रंग बिरंगा जीवंत त्योहार है जो फरवरी महीने में मनाया जाता है। ठंडी हवा में गूंजते पारंपरिक गीत, रंगीन पोशाकों में नाचते लोग और सामुदायिक भोज की महक जो सभी को एकजुट करती है। ये उत्सव केवल एक रस्म नहीं बल्कि आदि समुदाय की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतिबिंब है। डोंगिन शब्द खुद में वसंत ऋतु का सार समेटे हुए है। ये नए कृषि चक्र की शुरुआत का उत्सव है जहां किसान अपनी जमीन को फिर से जीवन देने की तैयारी करते हैं। आदि समुदाय के लिए ये प्रमुख त्योहार है जिसे वो प्रचुरता और समृद्धि के जश्न के तौर पर मनाते हैं। इस दिन आदि समुदाय के लोग प्रकृति की पूजा के जरिए देवी देवताओं को धन्यवाद देते हैं, अनुष्ठान करते हैं ताकि शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, बीमारियों तथा बुरी आत्माओं से रक्षा हो सके। ये उत्सव इस समुदाय की पहचान है जो आधुनिकता के दौर में भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। डोंगिन महोत्सव हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची समृद्धि प्रकृति, समुदाय और परंपराओं में छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वही जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र गुलमर्ग से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। आपको बता दें ये झटके सुबह करीब 5:35 पर महसूस किए गए जब अधिकांश लोग सो रहे थे। फिलहाल इस प्राकृतिक घटना से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम के हाल को लेकर भी। दरअसल मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली और NCR में आज सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक कोहरे की घनी चादर छाई रहेगी।
बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद और मनाली, हिमाचल प्रदेश की भी किस तरह है मौसम का हाल। मौसम ने किस तरह से करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल स्पीति में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है और इसके साथ साथ विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें दुनिया भर में आज वेटलैंड दिवस मनाया जा रहा है। विश्व वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि दिवस की इस वर्ष की थीम वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज है। इस थीम का उद्देश्य वेटलैंड्स और उनसे जुड़े स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं के महत्व को उजागर करना है। वेटलैंड्स जमीन का वह हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हो या ऐसी खासतौर से ये ज़मीन होती है जो साल भर या साल के ज़्यादातर महीने जल से भरी रहती है, जहां उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर भारत में भी आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य के सभी वन मंडलों में कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई है। नया सवेरा का सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे समाचार पत्रों की दुनिया में। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और बात है हमारे सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट्स की, जिसमें हम बताते हैं समाचार पत्रों में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं। और आज ये जो खबरें हैं सारी कहीं ना कहीं संबंधित हैं बजट को लेकर। तो बजट को किस तरीके से तमाम अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है वो आइए जान लेते हैं।
बिल्कुल, तो आज हम समाचार पत्रों को समेट करके लाए हैं खास तौर पर आपके लिए, जो बता रही है आर्थिक रफ्तार की झलक। बजट 2026-27 किस तरह से पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज अखबारों में इसे अलग अलग एंगल के साथ प्रकाशित किया गया है। दैनिक जागरण ने आज लिखा है कि स्वदेशी कवच बजट 2026-27, न लुभावनी घोषणाएं न बिग टिकट सुधार, बस पूरा जोर इस बात पर कि वैश्विक उथल पुथल के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और स्थिर बनी रहे। और इसके साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा बजट को लेकर, ये भी इसमें बताया गया है। सुरक्षित समाज, स्वस्थ समाज, जनसंख्या नियोजन, नारी सशक्तिकरण और इसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन और जल संरक्षण, यानी कि वो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें बजट में शामिल किया गया है। और इसके माध्यम से कैसे हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, साफ तौर पर इसकी झलक बजट 2026-27 में देखने को मिली और आज के समाचार पत्रों ने भी इसे प्रमुखता के साथ लिया है। बिल्कुल संध्या, और जो यहाँ पे खासतौर से हम कह सकते हैं जो यहाँ हेडलाइन दी गई है वो एक नज़रिया है कि कैसे इस बजट को देखा जा रहा है। ये जो अगर हम नवभारत टाइम्स की बात करें, इन्होंने यहाँ हेडर दिया है जनरेशन चेंज बजट, यानी कैसे युवा शक्ति को ये जो बजट है वो समर्पित है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि युवा शक्ति का ये बजट है और ख़ासतौर से इस बजट के ज़रिए युवाओं के लिए जो नए द्वार हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमने इस बजट में देखा है MSME को मजबूत करने की बात की जाए या शिक्षा क्षेत्र को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, फोकस यही है कि जो भविष्य है उसको हम कैसे मजबूती देंगे। भविष्य यानी युवाओं को एक आधारभूत संरचना के बलबूते हम देख पाएंगे किस तरीके से मजबूती जो है वो मिल पाएगी और जो युवा हमारा कार्यबल है या जो युवा शक्ति है कैसे अपना एक बेहतर प्रदर्शन इसके जरिए दे सकेगी। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान अखबार ने आज क्या हेडलाइन बनाई है। दरअसल हिंदुस्तान अखबार ने बड़े ही रोचक अंदाज के साथ लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पाने के लिए सरकार ने सुधार एक्सप्रेस को रफ्तार दी, कर्तव्य की नई शपथ। जी हाँ, और इसके साथ साथ प्रमुख 6 स्तंभ कौन कौन से इस बजट में शामिल किए गए उसका जिक्र भी आज इस अखबार में किया गया है। आर्थिक वृद्धि के लिए विनिर्माण को गति, विकास के आधार को सुदृढ़ बनाना, जनहित से जुड़ी सुविधाओं पर जोर देना, विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा, व्यापार और जीवन को सुगमता और राज्यों को ज्यादा वित्तीय सहायता प्रदान करना। बजट में ये तमाम 6 मुख्य तौर पर बिंदु शामिल किए गए हैं जो कि प्रमुख स्तंभ के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। साथ ही साथ दवा, कपड़े, विदेश में पढ़ाई करना सस्ता होगा और क्या कुछ महंगा हुआ है वो भी बताया गया, जैसे सिगरेट, शराब और पान मसाले। महिला, युवा, किसान पर किस तरह से फोकस इस पूरे बजट में देखने को मिला है उसे भी आज इस अखबार में प्रकाशित किया गया है। बिल्कुल संध्या, और एक और अगर हम बात करते हैं समाचार पत्र की, पंजाब केसरी जिसने जो उसका नज़रिया है वो सीधे तौर पर यहाँ जताया गया है कि लक्ष्य एक विकसित भारत, और इस लक्ष्य को पाने के लिए किस तरीके से इस बजट में अलग अलग प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। ना सिर्फ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का जिक्र किया गया, वो इसमें प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का इसमें जिक्र किया गया है और कैसे जो भारत है वो दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जो कि अपना रक्षा बजट पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है। लेकिन इसके साथ साथ जनसत्ता की भी अगर हम बात करें तो हमने देखा कि कैसे सुधार की जो निर्मल यात्रा है वो भी इसमें नज़र आ रही है। तो ये तो बात हुई अलग अलग समाचार पत्रों में जो हम कह सकते हैं खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई हैं बजट को लेकर। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। नया सवेरा में अब समय हो चुका है साइंस स्पार्क का। आज साइंस स्पार्क में बात होगी ग्रीनलैंड और वहां छिपे रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि दुर्लभ खनिज की। तो आइए आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी मुकुल के पास। साइंस पार्क में आज हम आपको दुनिया के उस कोने में ले जा रहे हैं जो सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है, लेकिन उसके नीचे छिपा है बेशकीमती खनिजों का एक विशाल भंडार। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। हाल के वर्षों में ग्रीनलैंड अपनी प्राकृतिक संपदा की वजह से पूरी दुनिया की सुर्खियों में है। यहाँ के पत्थरों में वो कीमती धातुएं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिज छिपे हैं जिनका इस्तेमाल हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी बनाने में होता है। लेकिन क्या इस खजाने को पाना इतना आसान है जितना सुनने में ये रोमांचक लगता है? हकीकत में यहाँ माइनिंग करना उतना ही चुनौतीपूर्ण और जटिल है। तो साइंस पार्क के सेगमेंट में विस्तार से जानते हैं ग्रीनलैंड के इस बर्फीले खजाने और उससे निकलने के बीच बड़ी बड़ी बाधाओं के बारे में। पहले जानते हैं क्या है ग्रीनलैंड का भूवैज्ञानिक इतिहास और यहाँ कौन से खनिज मिलते हैं। ग्रीनलैंड की धरती विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है।
यहाँ की प्राचीन चट्टानें लगभग 4 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। दक्षिण ग्रीनलैंड में ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण धातुओं के अयस्क जमा हुए हैं, जबकि उत्तरी हिस्सों में सीसा यानी लेड और जस्ता यानी जिंक अत्यधिक मात्रा में मिलता है। आर्थिक भूवैज्ञानिक डियागो रोजा के अनुसार ग्रीनलैंड जैसे विशाल और कम खोजे गए क्षेत्र में पीरियोडिक टेबल के लगभग आधे तत्व पाए जा सकते हैं। यहाँ सोना, तांबा और सबसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि ग्रीनलैंड में माइनिंग करना इतना कठिन क्यों है। सुनने में भले ही लगे कि वहां से खनिज निकालना आसान है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की जलवायु और बर्फ। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बर्फ की चादर से ढका है, जो कहीं कहीं 3000 मीटर से भी ज्यादा मोटी है। ऐसे में आप जरा सोचिए, 3000 मीटर बर्फ के नीचे से पत्थर निकालना कितना मुश्किल होगा। इसके अलावा यहाँ सड़क, रेल मार्ग या बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। उत्तरी और पूर्वी इलाकों में काम करने के लिए जरूरी मशीनें, ईंधन और लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाना पड़ता है, जिससे माइनिंग का खर्च बहुत बढ़ जाता है और मुनाफा कम हो जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और तकनीक का आपस में क्या रिश्ता है, आइए अब ये जानते हैं। आजकल हम जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर चिप्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ग्रीनलैंड में इनका बड़ा भंडार है, लेकिन इनके बाजार में जोखिम भी बहुत है। दरअसल माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने और उसे पूरा करने में लगभग 10 से 20 साल का समय लगता है, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है। कंपनियों को डर रहता है कि कहीं 20 साल बाद जब वे खनिज निकालें, तब तक वैज्ञानिक इसका कोई दूसरा रास्ता या विकल्प ना खोज लें। साथ ही ग्रीनलैंड के ये खनिज सिलिकेट के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए दुनिया में प्रचलित तरीकों से अलग और नई तकनीकों की जरूरत होगी। अब सवाल आता है कि इस खोज और माइनिंग में भविष्य में क्या बदलाव आ सकते हैं। अगर सही तकनीक और सुरक्षा के साथ इन खनिजों को निकाला गया, तो ये दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को बदल सकता है। वर्तमान में दुनिया इन खनिजों के लिए कुछ खास देशों पर ही निर्भर है। ग्रीनलैंड एक नया और बड़ा विकल्प बन सकता है। हालांकि शोधकर्ता क्रिश्चियन जुंजर का मानना है कि फिलहाल बर्फ के नीचे झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड के उन हिस्सों में भी बहुत कुछ है जो बर्फ से मुक्त हैं और जहां सड़कें और बंदरगाह पहले से मौजूद हैं। सही संतुलन ही ग्रीनलैंड को भविष्य का माइनिंग हब बना सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छिपा खजाना पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है, लेकिन वहां की कड़ाके की ठंड, मोटी बर्फ और पर्यावरण की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। विज्ञान और तकनीक की मदद से रास्ता तलाशा जा रहा है, लेकिन ये सफर काफी लंबा और खर्चीला है, जिसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं और ऐसी मशीनें बना रहे हैं जिससे इस खजाने तक पहुंचा जा सके और इन खनिजों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए किया जा सके। तो इसी के साथ साइंस पार्क में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर वर्ल्ड वॉच में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान वाशिंगटन के साथ समझौता कर लेगा। ये बयान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की उस चेतावनी के कुछ घंटों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका द्वारा शुरू किया गया कोई भी संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। और बात यहाँ पर खासतौर से अराउंड द वर्ल्ड की अगर कर ली जाए, जल्दी से आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास है। अगर बात करें दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के, तो यहाँ पे आपको बता दें निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में खनिकों को ले जा रही एक बस दूसरी ड्रोन हमले इस पर हमला हुआ, जिसमें करीब 15 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इसे ऊर्जा कर्मियों पर लक्षित हमला बताया। इस बीच यूक्रेन ने 4 और 5 फरवरी को शांति वार्ता के नए दौर की घोषणा की और कहा कि यूक्रेन सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। थाईलैंड की संसद ने भूमजाथाई पार्टी के नेता अनुतेन चरणविराकुल को नया प्रधानमंत्री चुना है। उनका चुनाव पिछले सप्ताह पाइथोनटान शिनावात्रा को पद से हटाए जाने के बाद हुआ, जिन्हें संवैधानिक न्यायालय ने नैतिक नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया था।
तुर्की के दक्षिणी प्रांत अंताल्या में एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 26 अन्य लोग घायल हो गए। तुर्की समाचार एजेंसी IHA के अनुसार ये टिकरीदाग से अंताल्या जा रही थी। दुर्घटना के बाद आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने 1 फरवरी 2026 को आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपने स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया। और आइए नए सवेरा में बात करते हैं आज के मनी मंत्र को लेकर, जिसमें आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो पेंशन प्लान है वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। और माना यही जाता है कि पेंशन प्लान के जरिए आपकी जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। रिटायरमेंट प्लान के तौर पर आप पेंशन स्कीम का चयन कर सकते हैं, यानी 60 वर्ष या एक निश्चित आयु के बाद हर महीने आपको एक तय राशि इसके तहत मिलती रहेगी। और खासतौर से पेंशन स्कीम लेकर आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा, किसी पर आश्रित नहीं रहना होगा। इसलिए काफ़ी प्रचलित पेंशन प्लान जो है, निजी क्षेत्र में कई कंपनियां के पेंशन प्लान भी उपलब्ध है। साथ ही हम देखते हैं कि इस तरीके से NPS भी काफ़ी लोकप्रिय हुई है। हर महीने या एक बार निवेश कर आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, और पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के साथ साथ पेंशन प्लान लेते समय आप कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल रखें। आवश्यकता अनुसार पेंशन प्लान का चयन करें। प्रीमियम के साथ साथ बाकी बातों का भी आप ध्यान रखें ताकि पेंशन के समय आपको किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। पेंशन स्कीम खरीदने से पहले नियम और शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें। कंपनी के साथ गलत जानकारी साझा ना करें और बेहतर विकल्प चुनकर जागरूक रहें, साथ ही साथ सतर्क भी रहें। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत की स्पोर्ट्स ट्रैक में। पाकिस्तान की नापाक हरकतें अब खेलों को भी प्रभावित करने लगी हैं। पाकिस्तान सरकार ने फरवरी में शुरू हो रहे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 फरवरी को श्रीलंका में होने वाले भारत के साथ मुकाबले का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इधर ICC ने एक बार फिर बिगड़ैल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस फैसले से उसके यहाँ होने वाले दुष्परिणाम के लिए आगाह किया है। ICC ने कहा है कि उन्हें PCB से आधिकारिक सूचना का इंतजार है पाकिस्तान सरकार के T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने, लेकिन भारत के साथ मुकाबले के बहिष्कार के फैसले पर ICC ने कहा कि वह PCB से आधिकारिक संवाद की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन चयनात्मक भागीदारी का ये रुख किसी भी वैश्विक खेल प्रतियोगिता की मूल भावना से विपरीत है। और स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए कुछ और खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग में एलिमिनेटर में जगह बनाई। अब उसका सामना एलिमिनेटर में गुजरात जॉइंट्स से होगा। एलिमिनेटर में जो भी टीम जीतेगी वो RCB के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेगी। अंडर 19 विश्व कप में सुपर 6 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराया। जीत के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। वहीं हार के साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना भी टूट गया। स्पेन के 22 साल के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता। इस जीत के साथ अल्कराज ने करियर स्लैम पूरा कर लिया और सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ये उनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और कुल 7वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के बीच से मैच छोड़ने के बाद देविका विजेता बनी। ये देविका का पहला BWF सुपर 300 खिताब है। और आइए बात कर लेते हैं कृषि जगत की। जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ अब शहद उत्पादन के लिए भी खास पहचान बना रहा है। यहाँ एक जैविक शहद अपनी गुणवत्ता और स्वाद के कारण बाजार में खूब पसंद किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया है, जिससे ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में और जानकारी। जम्मू कश्मीर, जहाँ के प्राकृतिक संसाधन न सिर्फ शांति और सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि यहाँ का शहद भी उत्तरी भारत में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ के शहद में एक अनोखी मिठास और स्वाद है जो इसे बाजार में विशेष स्थान दिलाता है। राजौरी जिले के लामरी ब्लॉक में स्थित एक एपीकल्चर सेंटर में बसी 150 मधुमक्खी कॉलोनियों में शहद उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है।
केंद्र सरकार भी विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में कृषि, बागवानी और पशुधन क्षेत्रों को एक साथ शामिल कर रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजना समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HADP के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। इसकी बदौलत ही जम्मू कश्मीर का शहद अब केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, जिसे देश और दुनिया में सराहा जा रहा है। ये हमारा एक एपीकल्चर का सेंटर है। यहाँ हमने लगभग 150 बी कॉलोनीज रखी हैं। इसमें जो हमारी वैरायटी रहती है वो एपिस मेलिफेरा रहती है। एपिस मेलिफेरा को हम पालते हैं, फिर इनका शहद निकाला जाता है। जो हमारा गवर्नमेंट रेट रहता है वो 400 रुपया पर केजी रहता है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें जो हमारा बी कीपिंग है उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी रखी है 80%। जम्मू कश्मीर में हजारों मधुमक्खी पालक इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू और कश्मीर का शहद जैविक होता है, जिसकी बाजार में बड़ी मांग है। नॉर्थ इंडिया में जो है सबसे अच्छी बीकी में जो जम्मू कश्मीर का हानि है, चाहे मल्टीफ्लोरा ले लीजिए आप, कठुआ से लेकर रजौरी तक, जो रजौरी नौशहरा तक आता है, इसका रेट अच्छा है। इससे ऊपर टॉप पर चला जाता है खिकर का। एक अच्छी स्कीम जो चल रही है, मैं उसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, HADP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो J&K में लॉन्च की है स्कीम होलिस्टिक एग्रीकल्चर। इसमें 35 पेटियों का एक यूनिट दिया जाता है, जिसमें 1,12,000 की सब्सिडी है। इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है। 10 किलो से 12 किलो पर बक्सा जो है हानि हर साल निकल जाता है। अप्रैल का भी हमें सब्सिडी मिली है, फीडिंग के 2,000 रुपये हमारे अकाउंट में आया है। तो जैसा कि हमें कोई परेशानी आती है तो डिपार्टमेंट हमें अच्छे तरीके से कॉपरेट कर रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है। मक्खियों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी लोकेशन मैं तो इस एरिया को मानता हूँ। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन पर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग का हनी मिशन भी मधुमक्खी पालकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यही कारण है कि मधुमक्खी पालन आज के समय में एक लाभदायक, कम लागत वाला और तेजी से बढ़ता हुआ कृषि आधारित व्यवसाय बन चुका है। खासकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्वरोजगार का एक बेहतरीन साधन है। शमीम अख्तर, DD न्यूज। और इसके साथ ही नया सवेरा में आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। आपको बता देते हैं अलग अलग राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
तो नया सवेरा में आज के लिए बस इतना ही। वक्त चला है आपसे विदा लेने का। बिल्कुल, लेकिन जाने के साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं ओलंपिक थीम पर आधारित वेनिस कार्निवल की रंगारंग वाटर परेड की ये झलकियां। आप लीजिए इन सुंदर सुंदर झलकियों का आनंद। मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।